इसके पहले 327 बीसी में अलेक्जेंडर ने अकामनी साम्राज्य से पर्सिया छीन लिया था, जीत लिया था आक्रमण करके। ग्रीक रूलर बैटल ऑफ हेडास्पस, मतलब यहाँ तक पूरा एम्पायर हो गया था इसका, पर्सिया तक, ये वाला रीजन। ईरान को जीत करके किस सम्राट से जीत लिया था, किस वंश से बताया? अकामनी साम्राज्य। अच्छा, अकामनी। और कब 327 ईसा पूर्व में। और इधर तक्षशिला के शासक थे अम्भी, जिन्होंने इसको इनवाइट किया था, अम्भी ने, भारत की ओर आक्रमण करने के लिए अलेक्जेंडर। तो इसका कॉन्क्वेस्ट जो था, जो कि बैटल ऑफ हेडास्पस, किसने बुलाया था? नाम इंपॉर्टेंट है, अम्भी। तक्षशिला का शासक और अपने पड़ोसी पोरस से, तो सिंध का शासक था ये। सर ये 327 बीसी वाला लाइन रिपीट कर दीजिएगा सर। 327 BC, Alexander acquired the Persia from the Achaemenid Empire. ठीक है। And the ruler of Taxila Ambi invited Alexander to attack over India. And his plan was to destroy the kingdom of Porus, the neighboring country of the Taxila. पड़ोसियों में हमेशा एक दूसरे के प्रति जलन होती है। And this battle fought on the bank of Hydaspes River, tributary of Indus River. जाकर के बाद में चिनाब से मिलती है, फिर रावी नदी होती है, बहुत सारी नदियां होती हैं। सतलज, रावी, जो कि सतलज रावी नदी के तट पर स्थित है पोरस में, मतलब ये है झेलम। सर पहले ज्योग्राफी चल रही थी ना सर? ये इंडस, यहाँ इसको क्या है, झेलम को क्या कहते थे? हाइडास्पस। और चिनाब को ग्रीक भाषा में कहते थे हाइफेसिस। सर हाइफेसिस, चिनाब, हेरास्पस, हाइफेसिस। 326 BC में झेलम नदी के तट पर पोरस से इनका युद्ध हुआ। पोरस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, हालांकि इनको चाणक्य ने वार्न किया था। चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वहां पढ़े भी थे पहले शुरुआत में, वहां स्टूडेंट भी रह चुके थे, उसके बाद में पढ़ाते भी थे, ठीक है, तक्षशिला में।
उनको इस बात का पता था और वो नहीं चाहते थे कि, उनको लग रहा था कि ये आएगा, ग्रीक सभ्यता यहाँ पर हावी हो जाएगी। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं जाग्रफी पढ़ा रहा हूँ। भावना पर ध्यान दो, भावना पर। सर लग नहीं रहा। लोग क्या हो मैपिंग पे गया? ध्यान दे रहे हैं सर। सर लग नहीं रहा। लोग गजबे हो, एसएससी वाली बात कर देते तो बहुत गुस्सा लगती है। एसएससी लेवल की बात होती है तो लग नहीं रहा तो पढ़ा लग नहीं रहा है, कंफर्म होना चाहिए, लगने की बात नहीं। जाग्रफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मतलब मैप खींच दिया तो मतलब जाग्रफी की बकौती है मैप पर। टैक्स देना पड़ेगा जाग्रफी को, अब मैप खींच दिए तो सर रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए प्लीज। दे दिया भाई, देख लो। वैसे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड हो जाती है उस पर। सर बैटल का नाम एक बार बता दीजिए। और एक्चुअली क्या है ना सर, दो जगह ठीक करने में ठीक रहता है। अगर एक जगह कहीं नेटवर्क इश्यू होता है तो फिर पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इनको, पोरस को उसने उन बताया कि अलेक्जेंडर अटैक करने वाला है और यहाँ की सभ्यता को परिवर्तित कर देगा, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। जिसे पर्थिया में अकामनी एम्पायर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। पोरस ने कहा कि हमको हरा नहीं पाएगा, चिंता न करिए, हमारा बहुत स्ट्रांग सिस्टम है और हमारे पास जंगली हाथियां। इन्होंने जंगली हाथियों को प्रयोग किया था। आगे इनका प्लान यह था कि आगे पहले जंगली हाथी खड़ी कर दिए थे और उसके पीछे पैदल सेना खड़ी कर दिया था, घुड़सवार खड़े किए थे। पहला इनका टारगेट था कि हाथी आगे जाएंगे तो उसके बाद कुचल डालेंगे, भगदड़ मच जाएगी तो घुड़सवार जाएंगे, काटेंगे और पैदल सेना जा करके कब्जा कर लेगी, हरा देगी। बैटल का नाम था बैटल ऑफ हाइडास्पस 326 BC। लेकिन हुआ क्या कि अलेक्जेंडर ने तोप का प्रयोग किया, है ना। अलेक्जेंडर ने तोप का प्रयोग किया और इस कारण से जो इनके हाथी थे जंगली भड़क गए, उल्टा अपनी सेना को कुचलना शुरू कर दिया घूम करके। और इसका परिणाम ये रहा कि यहाँ पर पोरस की पहले अटेम्प्ट में एक तरह से हार हो गई और इंडस पार करके अलेक्जेंडर आगे बढ़ने में समर्थ रहा। पांचों नदियों को इसने पार किया और आकर के रास्ते भर में शादी करते हुए आ रहा था। रास्ते भर में इसने 100 शादियां की थी। वे जो रास्ते में जो ट्राइबल्स होते थे उनके ऊपर जो है ऑफर रखा था कि या तो शादी करवाओ अपनी क्या कहते हैं बेटी की या बहन की, किसी की, है ना, और दहेज में सेना दो, नहीं तो फिर अटैक कर देंगे। तो ट्राइबल लोग थे वो आसानी से मान जाते थे और रिश्ता भी बढ़िया था, इससे अलेक्जेंडर से अपनी बेटी की शादी करा देते, है ना। और उसके बाद सेना दहेज में देते थे। तो इसका मूल उद्देश्य था सेना इकट्ठी करना, यही इसका मुख्य ध्येय था अलेक्जेंडर का। बाकी ये महिलाओं से बहुत दूर रहता था, बहुत डरता था। डरता क्या था महिलाओं से? इसकी मम्मी ने कहा था कि महिलाओं से तुम हमेशा दूर रहना। तो इसने अपना पुरुषों के करीबी बना लिया था, ठीक है। इसको प्यार था, एक वो था ट्रांसजेंडर, 100 शादियां किया था लेकिन किसी से इसका कोई संबंध नहीं था। वो सिर्फ एक तरह से अपना सेना खड़ी करके जीतने का काम था।
ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता है और पहुंचता है घग्गर नदी के तट पर। यहाँ आकर के अपनी भारी सेना थक गई थी, घायल थी, चोट मलहम सब लगा रहे थे, तो यहाँ पर काफी समय तक रुका रहा, ये सेटलमेंट करके आराम कर रहे थे, बैकअप। मलिक काफूर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो तो अलाउद्दीन खिलजी हाँ, की तो मतलब हाँ। काफूर ट्रांसजेंडर था इसलिए बोल रहा हूँ, वो पता है सर कि मलिक अलाउद्दीन काफूर ऐसे ही था, खिलजी का, और बाबर का था, बाबरी लड़का था जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है, जो अयोध्या वाली थी। मंदिर के लिए जो नियम, उसके मस्जिद के लिए जो नियम होते हैं, वो नियमों को फुलफिल नहीं करती है बाबरी मस्जिद, हाँ? इसलिए वो एक तरह से मस्जिद नहीं थी, ठीक है। मस्जिद जितनी भी होंगी दुनिया में, अगर वहाँ इबादत करो तो सर हमेशा मक्का की तरफ झुका होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं। जितनी मस्जिद दुनिया में बनी है, सबका कॉन्सेप्ट यही कि अगर जब वहाँ इबादत करो तो सर मक्का की तरफ झुका होना चाहिए, ये चीज होती है। एक टाइम पर नमाज होती है सब जगह, टाइम पे शुरू हो जाती है नमाज, और उस समय सबके सर, पूरी दुनिया के मुस्लिमों के सर मक्का की तरफ झुके होते हैं। अब यहाँ पर देखा कि हार गए, तो चाणक्य ने जा करके मगध डायनेस्टी के रूलर अनानंद समय थे, खुशबू आ गया, मैं चिड़िया पक्का बता सकता हूँ। बंद करो, म्यूट करो यार। घनानंद, हाँ, इनके दरबार में जाकर के चाणक्य ने इनको समझाने की कोशिश की, है उल्टा उन्हीं डांटने लगे, कहे तुम दो कौड़ी के पंडित, तुझे युद्ध के बारे में क्या मालूम है ना, हमको आया है युद्ध बता ले। तुम राजा राजा घनानंद हो, मेरा नाम नहीं जानते क्या है ना, अगल बगल के सब राजाओं को हमसे डरते हैं, किसी का औकात नहीं, भारत में इतना बड़ा एम्पायर हमारा वैभवशाली, और दो कौड़ी का वो आएगा अलेक्जेंडर आके तुमको हरा देगा। भिखारी लोग है, तो मरुस्थल में रहने वाले, खाना पीना मिलने की उम्मीद नहीं इन लोगों को, आए हमको हराने, घनानंद को हराएंगे हम, बिहारी लालू प्रसाद यादव, जेल, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत समझाया चाणक्य ने, ज्यादा समझाने की कोशिश की, तो इनको कहा कि ऐसा है, इसको उठा के फेंको बाहर गेट के, इसकी कीमत हमको ज्ञान दे रहा है। और उनको उठा करके बाहर फिरवा दिया। 2 बार समझाने गए थे, पहली बार में तो ऐसे भगाया, दूसरी बार में अपमानित कर दिया, और जब उनको बाहर फेंका गया, अपमानित हो गए, बहुत तेज उनको गुस्सा लगी, उनकी शिखा जो है खुल गई थी, चुड़की। उन्होंने कसम खाई कि अब ये चुड़की तब बंधेगी जब मैं घनानंद को एकदम बर्बाद कर दूंगा, इस एम्पायर को तबाह कर दूंगा। तो अब उन्होंने सोचा कि कोई एक सारथी चाहिए, सारथी नहीं मतलब कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरा इस टास्क में काम करे, ठीक। ब्राह्मण राज नहीं करते, ब्राह्मण राज करवाते हैं। तो इसने देखा रास्ते में वहीं पर कि एक चारागाह है, वहां पर भैंस चराने गए हैं कुछ बच्चे, और वो एक ऊंचे टीले पर बैठा हुआ है एक लड़का, और राजा बना हुआ नाटक खेल रहा है, और बाकी जो चरवाहे हैं वो आकर के वहां पर कि महाराज मेरी ये समस्या है, महाराज मेरी वो समस्या है, तो बड़े जोश से, बड़े अंदाज से सबको निर्णय दे रहा था।
चाणक्य ने काफी देखा उसको, सोचा करे वाह बहुत सही है ना? ये तो राजा बनने के योग्य है। उनको बुलाया, कहा कि तुम क्या असली में राजा बनोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, काहे नहीं बनेंगे, तो ठीक है। तो अब उसको जो है ले करके उनकी माता के पास गए, उनकी माता से क्या कहते हैं इसको ले लिया, और उसके बाद गए इनको लेकर के अलेक्जेंडर की सेना के पास, जहाँ यहाँ पर घनानंद को उसने जब बताया था कि वहां पर सेना खड़ी, अभी तो जा करके आक्रमण कर दो, घायल बैल हैं वो सब, रास्ते में युद्ध करते हुए आए हैं कहीं कहीं पर, और कहीं पर क्या कहते हैं वहां पर पोरस के यहाँ युद्ध करके आए, थक गए हैं, अभी इनके ऊपर बहुत अच्छे से अटैक किया जा सकता है, इनको पराजित किया जा सकता है। लेकिन घनानंद ने दूसरा प्लान बना रखा था। उसने कहा था कि ये सब मेरा ही एरिया तो है, आने दो, जब वो एंट्री मार जाएगा, वो तुलुगमा खेलने की कोशिश कर रहा था, है ना, कि जो एंट्री मार जाएगा तो चारों तरफ से घेर लूंगा, इसकी सप्लाई कट ऑफ कर दूंगा, और सब मेरे राज्य के क्षेत्र हैं, इनको दाना नहीं मिलेगा कहीं खाने को, है ना, तो ये भूखे मर जाएंगे इसके सैनिक, ठीक है। और उसके बाद इनको चारों तरफ घेर करके फिर मारूंगा, भागने का रास्ता नहीं दूंगा अलेक्जेंडर को। ये था इसका प्लान। ये तुलुगमा प्रणाली पर चल रहा था, घनानंद प्लान था इसका अपना, जिस पर ये ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन अलेक्जेंडर को अटैक करने के लिए बार बार ये फोर्स कर रहा था कि आगे बढ़ करके घग्गर नदी के घर उस पर उसको मारो, ठीक है, अभी मौका सही है। अभी वो पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो यही चीज था, दोनों के सोच में डिफरेंस थी, घनानंद और चाणक्य की। ये थी सरस्वती नदी, जिसके तट पर ये रुका हुआ था। तो यहां पर लेकर के पहुंचा चंद्रगुप्त को, और यहाँ अलेक्जेंडर बेचारा इस चक्कर में पड़ा हुआ था कि जो नदी थी उसमें बड़ा उफान आ रहा था, बड़ा तेज लहलाते हुए बह रही थी, तो इसको लग रहा था कि डूब मरेंगे इसमें। लेकिन जो नदी छिछली होती है वही बहुत लहलहाती है, गहरी नदी शांत होती है, जबकि वो उल्टा सोच रहा था। इसलिए जागृति आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जरूरी है। तो इधर चाणक्य उसको पार करता हुआ चला आया आसानी से। कह रहे हम लोग तो यहाँ पर रुके हुए थे, हम लोग सोच रहे कैसे नदी पार करेंगे, इतनी बाढ़ कम हो तो आप अटैक मारे, तुम तो ऐसे चले आए। कहे ये गहरी नहीं है, ये माल 3 फुट गहरी है ना। तो उसको समझ में आया, अच्छा केवल 3 फुट गहरी है, ये अटैक कर सकते हैं। और कहा, इसका प्लान बदल गया था चाणक्य का। उन्होंने कहा कि ये तुमको हम हर वो फार्मूला बताएंगे जिससे कि घनानंद को के ऊपर तुम अटैक कर सकते हो और उसे पराजित कर सकते हो। घनानंद का प्लान यह है कि तुम उसके मित्र राज्य के क्षेत्रों को गुजरोगे, जहां पर उसका आधिपत्य है, जो उसको टैक्स देते हैं, वो तुम्हें घिरवा लेगा चारों तरफ से, तुम्हारी सप्लाई कट ऑफ करा देगा, तुम पानी के लिए तरस जाओगे, है ना। और फिर उसके बाद तुम जब कमजोर हो जाएंगे तुम्हारे सैनिक, तो उसके बाद वो अटैक करके तुम्हें समाप्त कर देगा, चारों तरफ से आक्रमण होगा, तुम मर जाओगे। कहा कि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दिया कि वो तुलुगमा खेल रहा है, तो ऐसा क्या करूं फिर मैं, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा रूट मैप दूंगा, और मैंने रास्ते में बात भी कर लिया है ना, अलग अलग राजाओं से जो घनानंद से जलते हैं, घनानंद जिनको परेशान करता है, जिनसे वो ओवर टैक्स लेता है, जिनको उसने हाल ही में युद्ध करके पराजित किया है, उन राजाओं को मैं जानता हूँ, वो खुन्नस खाए बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें सीक्रेट मैप दूंगा, तुमको उधर उधर से होकर के डायरेक्ट अटैक मारना है मगध पर, और वो रास्ते में तुम्हें फूड सप्लाई देंगे और हेल्प भी करेंगे जो उसके शत्रु राज्य हैं। तो ऐसे रूट मत पकड़ो जहां पर कि उसके मित्र राज्य हों, तुमको हम बता रहे हैं उस रूट से काम करोगे, चाणक्य नीति पर काम करोगे।
तो अलेक्जेंडर तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इस तरह से मदद कर रहे हो। कहे कि हम कसम चाहते तुमसे। कहे क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम यहाँ आए हो तो लूट के चले जाना, यहाँ रूल मत करना, ठीक है? यहाँ पर तुम शासन नहीं करोगे, लूटोगे, डायनेस्टी को तबाह करोगे, और उसके बाद तुम्हारा समर्थन होगा। ये है चंद्रगुप्त, मेरे शिष्य, ठीक है? इनको क्या कहते हैं, तुम वो करोगे, मतलब तुम्हारे जाने के बाद ये यहाँ पर रूल करेंगे और तुम फिर वापस अटैक करने इधर नहीं आओगे, है ना? ये समझ लो कि तुम्हारे मित्र। तो उनका ठीक है, और उन्होंने इनको कुछ नाम दिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। जो ग्रीक भाषा में अलेक्जेंडर ने, ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त को किस नाम से बुलाया गया है ग्रंथों में, है? वो नाम इम्पोर्टेंट है, सैंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस, ठीक है? सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकिप्टस। चंद्रगुप्त कितना सरल नाम है, उसमें किप्टस कोप्टस पता नहीं क्या लगा दिए। बोल नहीं पाते थे ना, क्या ये है चंद्रगुप्त, तो बोल नहीं पाया होगा हेलो सैंड्रोकोटस, है ना? हेलो सैंड्रोकिप्टस हमने ऐसे बोला होगा, तो ये नाम उसका पड़ गया। अब जो है अटैक हो गया मगध के ऊपर 325 BC। अचानक हुए आक्रमण से घनानंद बौखला गया। घनानंद की पूरी संपत्ति लूट ली गई और वो पूरी तरह से कमजोर हो गया। और उसके कमजोर होने के बाद में जो बाकी के रूलर्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो पतन की ओर उन्मुख हो गया। अच्छा, इसी दौरान यहां से आगे लेकर के चले गए थे चाणक्य चंद्रगुप्त को, जब तक ये सब मामला चल रहा था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, उसको शिक्षा देने, क्योंकि आगे जाकर के उसको राज करना है, तो शिक्षा देने। जब तक सब बवाल चल रहा है, युद्ध, तब तक चलो तुम पढ़ाई करो। चले गए थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहां पर उनको विद्या, ज्ञान, प्रशासन सिखाना शुरू किया था, ठीक है? अब उसके बाद लूटने के बाद में ये आ गया वापस। सबकी सेनाएं वापस करते हुए, जो बचे थे, ये वापस आया और इसका इंतजार कर रहा था पोरस। इस बार ये खूब पैसा वैसा लूटा हुआ था, पत्नियां थी 100, है ना? और इस बार पोरस ने कहा बेटा अब की नहीं चूकूंगा। अच्छा, पोरस को हराया था लेकिन सिंध पर कब्जा नहीं किया था, क्योंकि इसको भी पोरस की औकात पता थी, बहुत ही शक्तिशाली शासक था वो। तो एक बार गलती हो गई, तो मतलब रास्ता निकालने के लिए काम हराया था, बस कि मार्ग मिल जाए, भाग लूं यहाँ से। अभी इसके पास बहुत सारा पैसा वैसा था, खूब जो है लूटा हुआ धन था, और ये पोरस से उलझना नहीं चाहता था। तो जंगल का मार्ग इसने अख्तियार किया कि चुपके चुपके वहां से निकल जाएंगे, सिंध पार कर जाएंगे, उसके बाद तो अपना इलाका है, फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं है, किसी तरह पार कर जाए सिंध नदी। लेकिन पोरस ने इनका इंतजार ही कर रहा था कि बेटा तुम गए तो हो, लेकिन लौटोगे तो इधर से ही, है ना? आओ तो बताते हैं। और इनका पूरा पता लगवाया उसने कि कहाँ पर इनका रात में बंकर लगा हुआ है, कहाँ पर है सबके सब। और रात में ही इसने आक्रमण कर दिया। पोरस ने कतली घुड़सवारों को भेजा था इस बार, और भयंकर युद्ध हुआ।
हाथी वाथी वाला ड्रामा नहीं था इस बार। कतली घुड़सवार भेजे थे इसने, 5000 कतली घुड़सवारों ने रात में आक्रमण किया और काट के भगा दिया चंद्रगुप्त की सेना को पूरा। ऐसे गाजर मूली काटी जाती है ना, उस तरह से काटा था। केवल छोटी सी सेना इनकी टुकड़ी बची, जो कि अलेक्जेंडर को बचा के किसी तरह से पर्सिया पहुंचाई। हार गया था अलेक्जेंडर अब की बार। हु डिफीटेड अलेक्जेंडर, है ना। तो ये जो है इनका सेनापति बचा हुआ था, सेल्यूकस निकेटर, है ना। ये बचे हुए थे, 40-50 लोग और बचे हुए थे, और अलेक्जेंडर बेहोश हो गया था युद्ध में। जब इसको उठा करके किसी तरह सब ला करके यहाँ पर्सिया, जहाँ पर इसका रूल वाला एरिया था, वहां पर पहुंचा दिए। 10 जून की रात थी ये, ठीक है, जब ये घटना घटी। 10 जून 323 बीसी। इस युद्ध में इसकी पत्नियों को लूट लिया गया, है ना। जितनी थी 100, वो बची नहीं, है ना। जान बचा करके जो भाग पाए। इसका पूरा धन वैभव जितना इसने लूटा था सब लूट लिया। जब ये उठा क्या मतलब, जब इसको थोड़ी देर बाद होश आया रात में, है, पानी वानी मुंह पे छिट्टा उट्टा मारा गया होगा, तो कहा कहाँ क्या बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? कहे कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, नथिंग इन योर हैंड। पैसा हमारा, कुछ नहीं है, जान बची, यही बहुत बड़ी बात है, सब ले गया पोरस, है ना। तो फिर कहा कि वो हमारा, वो जिनका ट्रांसजेंडर था, इनका लव, वो कहाँ है ना, वो कहाँ है। तो उसकी खोपड़ी उड़ा दी गई, कतली घुड़सवारों ने उसको मार डाला। खूब दुखी हो गया। अब इसके पास बचा क्या बेचारा? इतना मेहनत किया, इतना लंबा जर्नी तय किया, इतने युद्ध किए, इतना शादी करी, इतना संधि करी, और उसके बाद जाकर के इतना लूटपाट किया, वो लौटा तो बदले मिला क्या? सब चला गया। ना बीवी बची, ना पैसा बचा, ना इज्जत बची, है ना। बेइज्जती अलग से हो रही। बताओ, इतना कुछ सब कुछ किए, अंत में कुछ बचा नहीं, पूरा माल ले गया पोरस। अब बहुत खिसिया गया ये, और दुख भी था, है ना। प्यार भी नहीं बचा इसका जो था, है ना। तो इसने कहा कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें। मरी लेते हैं, फिर पी लिया जहर, है ना, और ये लटक गए। आत्महत्या 11 जून की रात, मतलब कि 10 तारीख की रात 12 बजे के बाद, 2:30-3 बजे करीब मर गया था रात में। 11 जून 323 बीसी। अलेक्जेंडर डाइड एट पर्सिया। इसीलिए कहते हैं ना, शांति से अपना काम करो। बहुत ज्यादा इंपायर चक्कर में, बहुत ज्यादा हाय तौबा करके पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। नहीं तो वही अलेक्जेंडर वाली हाल होगी, बाद में बचता कुछ नहीं है। सुकून जिंदगी जियो, जो है पल उसको एंजॉय करो। क्या फायदा पाया अलेक्जेंडर ने इतना सब कांड करने के बाद? बेइज्जती हुई, मारे अलग से। लेकिन इस अटैक का चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत एडवांटेज मिला, और इसके आक्रमण से डिसइंटीग्रेट हो गया था मगध, कमजोर हो गया था घनानंद। और फिर इसने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी का गठन करना शुरू किया वहां से लौट के आने के बाद में। और कई बार इसने घनानंद के ऊपर आक्रमण भी किए, लेकिन तब भी नहीं जीत पा रहा था, और घनानंद ने इसको ढूंढवा रहा था,
ये बार बार क्या कहते हैं जाकर के मगध पर आक्रमण करता था, बार बार घनानंद को पराजित करता था। तो इसने सोचा क्या कि तो एक बार इनको ढूंढ रहा था, मतलब घनानंद की सेनाएं ढूंढ रही थी इसको, है ना, कहाँ है, छुपा हुआ है। तो ये एक महिला के यहाँ छुपा हुआ था। महिला ने इसको जो है दादी थी, है ना, दादी ने इनको रोटी दिया खाने के लिए, गरम गरम रोटी। तो ये बीच में उंगली डाले रोटी के तो बहुत तेज जल गए, और ये फूली हुई रोटी थी, उसमें ऐसे बीच में उंगली डाले, उंगली बीच में जब डाले तो इनको जल गए, बहुत तेज चिल्लाए। तो क्या हुआ, कहे बहुत गर्म थी रोटी, जल गए। कहे कि बेवकूफ कहीं के, जब बीच में उंगली डालोगे तो तुम्हारी उंगली जलेगी ही ना, किनारे किनारे से तोड़ के खाओ। तो उन्होंने तुरंत उनका पैर छुआ, कहा कि हमको बहुत बड़ी सीख आपने दे दिया, हम जा करके डायरेक्ट कैपिटल पर अटैक मार रहे हैं, यही तो हम गलती कर रहे हैं। अब हम किनारे किनारे से अटैक करेंगे और जीतेंगे। शिक्षा कहीं से कभी भी प्राप्त हो सकती है ना, लेकिन वो तब जब तुम सर्वग्राही रहोगे, हर एक इंसिडेंट पर तुम्हारी पूरी नजर होगी, है ना, तब तुम जो है इस चीज को समझ पाओगे क्या चल रहा है। तुरंत एक कुछ पत्ता हिला तो तुम उससे इंडिकेशन प्राप्त कर लोगे वर्तमान में, अगर तुम स्थिर रहोगे। और खिचड़ी पकाओगे भविष्य की, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी, सिर्फ ऐसे सोचते रहोगे। तो हमारे पास केवल आज होता है, आज आज, और आज का अभी जो ये पल है, अगला पल न जाने क्या हो, क्या पता, है ना। टेंशन लेने के लिए आज है कि दिन बहुत बड़ा है कि नहीं। टेंशन ही अगर लेनी है तो आज के दिन की टेंशन लो, वही बहुत बड़ी बात है। कल किसने देखा, बड़े अलेक्जेंडर बने हुए थे, इनको देखो, कायरों की तरह जहर पी के मर गया, है? कुछ नहीं बचा, धन संपत्ति बीबी इज्जत कुछ बची नहीं, सब ले गया। हाय तो वह मचाए पड़े। सुकून से जिंदगी जिए, सुकून, खुशी, खुश रहने की कोशिश ईश्वरीय गुण है, और खुश रहने की कोशिश प्रकृति से न जाने कहां कहां से हर तत्वों को खींच कर ला करके तुम्हें शक्ति पूरित करने लगती जब तुम प्रसन्न रहते हो। पागलों की तरह हंसना और प्रसन्न रहना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। प्रसन्नता और हंसी, इन दोनों में अंतर होता है, नहीं कि अभी दांत चियार करके हंसना शुरू कर दो लगातार, घर वाले तुमको उठा करके नूर मंजिल में भर्ती करा दे, हैं? हमारे बगल में है, टिफिन उपिन लेके आऊंगा मैं कभी किसी दिन। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका अलेक्जेंडर को फायदा मिला इससे, फिर इसने माद्र पंजाब पर आक्रमण किया, किनारे से आक्रमण करके अब ये एंट्री मारना शुरू किया। तो पहले किनारे किनारे जीता और बड़ी सेना बनाया, उन पहाड़ पर आक्रमण किया, छोटे छोटे कुनबों पर जिन पर घनानंद का निगाह नहीं जा रहा था, और धीरे 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 इसने अपनी सेना को बड़ी किया। और 322 BC में अलेक्जेंडर ने घनानंद पर 324 में नहीं, 324 में तो मरा, 23 में तो मरा था, 324 में रिटर्न जर्नी पकड़ा था उसने, 325 में अटैक किया था। हाँ हाइडास पर, हाँ 324 में रिटर्न जर्नी इसकी थी, जहाँ पर जब ये युद्ध खत्म करके जब लौटना शुरू किया था रास्ते में, है ना, पैदल जा रहे हैं समय लगता है। तो ये 322 BC में घनानंद को गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दिया और
मौर्य शब्द का मतलब क्या है, किस चीज से लिया गया है, बता दी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य था कहाँ का? मौर्य शब्द एक तो मयूरा, पिकॉक, अभी चर्चा में बहुत है। मोदी मोदी पिकॉक के साथ खेल रहे थे। हाँ, अपनी बीपी छोड़ के ले आएंगे तो मोरनी के साथ ही खेलेंगे, है ना, जानवर यही सब मिलेगा फिर। तो अब कपड़ा बदल बदल करके हमको ये नहीं समझ में आया कि कितना रिझान है, मतलब 5 कपड़ा बदला एक मोर को खिलाने में। और देखो फोटो तो देखो। एंगल में भी हाँ। खिलाते हैं। नहीं, हमको तो समझ नहीं आया एक बात, तुमको खिलाना है दाना, उसको 4 दाना तुमने खिलाया नहीं होगा और 4 कपड़े उतनी देर में बदले। ये सब कलाकारी है। और कलाकार मोदी जी, कलाकारी में उनको तो कोई जीत नहीं सकता है, जान लो। पूरी दुनिया में सबसे कलाकार प्रधानमंत्री हमारा है, मैं गर्व से कह सकता हूँ। और इसी कलाकारी के आगे पूरा नतमस्तक है पूरी दुनिया। बहुत बड़ा वाला कलाकार आदमी है, कांडी, और बहुत सही है। इंटरनेशनल रिलेशन में इसका फायदा मिलता है। ठीक है। और हमारे यहाँ के लोगों को भी बरगलाने में ये स्कीम बहुत अच्छी काम आती है। कुछ अरे मोदी जी करने लगते हैं कुछ लोग, अंधभक्त, है ना। कुछ लोग है खुला दिमाग वाले लोग हैं, वो किसी को लायक नहीं करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे जो, वो तो पप्पू है, उससे तो देश चला ही नहीं सकता था। कम से कम ये किसी तरह से चला तो रहे। ठीक है। अब यहाँ पर मौर्य जो कि सांपों को खाता है, सरपहनता, वैसे ही इन्होंने घनानंद रूपी सांप को खाया, ये मौर्य है। ठीक है। दूसरा, मौर्य नाम का एक छोटा सा नेपाल में वो था, गांव था, जहां से ये थे, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण से इसका नाम पड़ गया, जो भी हो ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक। इनकी चाइल्डहुड की स्टोरी हम लोगों ने देख ही लिया कैसे थी। ये माना जाता है कि ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन के थे नेपाल में, जिस क्षत्रिय वंश के थे, महात्मा बुद्ध, शाक्य क्लैन, ये भी माना जाता है। ठीक। मौर्य क्लैन, ऐसा लिखा गया है महापरिनिर्वाण सूत्र, बौद्ध ग्रंथ है। महापरिनिर्वाण सूत्र में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, में लिखा गया है कि शाक्य क्षत्रिय क्लैन का थे, नेपाल के तराई कसिया रीजन। ठीक है। जिसे कुशीनगर वाला पार्ट यूपी का भी उसमें आता है, जहां ये इनका क्षेत्र था। ठीक है। और एक पुराणों में जो कहानी आती है कि ये घनानंद का ही पुत्र था। ठीक है। घनानंद का ही पुत्र था। घनानंद का एक, क्या कहते हैं, शूद्र महिला के साथ में संबंध थे, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, एक महिला के साथ संबंध थे, जिससे कि इनको घनानंद का ही पुत्र, और इसी कारण इसके अंदर राजसी गुण, ऐसा पुराणों में
कहानी चर्चा में है, हालांकि ये सब पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब ये बना, राजा बना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ। ठीक है, बैटल विद सेल्यूकस। अलेक्जेंडर के कोई संतान थी ही नहीं, है ना, संतान कहाँ होगी, पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़ा करने में बिताए, और जो समय मिलता था उस ट्रांसजेंडर के साथ बिताते, संतान कहाँ से होगी। तो उसने अपना राजपाट पूरा अपने महामंत्री सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। तो अभी वहां के शासक हो गए सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने आगे बढ़ करके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे उनको कब्जे में ले लिया सेल्यूकस निकेटर ने, और चंद्रगुप्त की तरफ उसने अटैक, मतलब मगध की तरफ उसने रुख कर दिया कि जो है चंद्रगुप्त को हराएंगे 304 बीसी में। इसने उत्तर पश्चिमी आमुख प्रांतों पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद मगध की ओर रुझान किया, सारी नदियां पार करते हुए ये बढ़ चला। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पिछली बार जो युद्ध हुआ था उसमें अगर नहीं होते चाणक्य तो जीत नहीं सकता था, और यही चीज अब इनके साथ हो जाएगी। चारों तरफ से इनको घेरवा लिया था चंद्रगुप्त ने, है ना, और पूरी सप्लाई इनकी कट ऑफ कर दिया। इनके पास भागने की जगह नहीं थी, इनकी सेना भूखे मर रही थी। इन्होंने फिर समर्पण किया, हार गए, हार मान लिए, मुंह उठा के आए थे यहाँ युद्ध करने, ये नहीं पता कि वहां चाणक्य बैठा हुआ है ना, पुरोहित था चाणक्य इनका, चंद्रगुप्त का। चारों तरफ से घेर लिए गए थे, अब मौत होने वाली थी इनकी। इन्होंने भीख मांगी जान की, संधि करनी पड़ी, तो किसी तरह से जान बची। इन्होंने कहा हम कभी तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे युद्ध करने के लिए, तो कहा कि तुम जाओगे तब तो आओगे, तुम जाओगे नहीं, तुमको यही काट डालेंगे, यही गाड़ देंगे तुमको किसी कोने में। तो कहा अरे यार ऐसी बात ना करो, ऐसा है कि तुमको हम जो 4 राज्य हैं हम दे दिए रहे हैं। ये पूछा जाता है कौन कौन से, ठीक है, 4 राज्यों इन्होंने कब्जा किया था, उसको वापस कर दिया। उनके नाम और ग्रीक नाम दोनों पूछा जाता है, कौन कौन से थे। अर्कोसिया ग्रीक भाषा में कहते हैं, अर्कोसिया, जिसका रियल नेम कांधार, मिलान करने के लिए भी आता है, ठीक है। परोपनिषेद, परोपनिषेद काबुल, तीसरा आर्या, आर्या हेरात, और चौथा था गेड्रोसिया। गेड्रोसिया मतलब बलूचिस्तान।
ये इनको वापस रिटर्न कर दिया। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मेरा ही था। तो कहा मैं तुमको 500 हाथी दूंगा और सब पर पूरा असरफी लाद करके भिजवाऊंगा। थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत बदमाशी की हो तुम यहाँ आकर के, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो कहा कि ठीक है, मेरी बेटी शादी कर लो तुम। कहे हाँ अब ठीक है। उनका नाम था यवनी। 500 क्या दिए फिर असरफियों से भरे हुए? हाथी, वार एलिफेंट। तो अच्छा। कहे कि अब ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बेटी शादी कर लूंगा तो हमारा तुम्हारा वैवाहिक संबंध हो जाएगा एक तरह से, और फिर तुम इधर को नहीं रुक करोगे, हमको मारने नहीं आओगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कुंजी हमारे हाथ में होगा। तो यहाँ पर एक संधि पूर्ण हुई, प्लस एक जियोग्राफर भी इन्होंने, और एक तरह से जियोग्राफर और फिलासफर, ग्रीक फिलासफर, सर याबनी जो है उसकी शादी सेल्यूकस से हुई। सेल्यूकस से क्यों होगी? वो आ तो रहा है उनकी तो बेटी थी, अपनी, हाँ, अच्छा सॉरी। चंद्रगुप्त की। सेल्यूकस की बेटी थी यवनी, है ना, उसकी शादी करवाया अलेक्जेंडर से। ठीक है, सर अलेक्जेंडर नहीं, चंद्रगुप्त से। हाँ सॉरी सॉरी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हाँ ठीक है। मेगास्थनीज नाम का फिलासफर और जियोग्राफर भी छोड़ दिया इनके पास रहने के लिए। काफी समय तो यहाँ रहा इसने, काफी अध्ययन किया मौर्य साम्राज्य के बारे में, और इसने एक ग्रंथ लिखा, इंडिका। इंडिका। इंडिका नाम का ग्रंथ भी इसने लिखा था। तो ये था इनका सेल्यूकस के साथ में जो कॉन्टेस्ट हुआ वो। सर इंडिका में चंद्रगुप्त के बारे में वो डिस्क्रिप्शन देता है ना, पूरे इंडिया के बारे में, इंडिया का इतिहास और ज्योग्राफी इसमें देखने को मिलती है। ठीक, मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी प्राप्त है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी हम देख लेंगे इसमें चैप्टर 7 में, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये भी सुसाइडल डेथ थी एक तरह की। संथाला से था। हाँ, इनका जब संतान, बोला मैं। हाँ, इनकी जब संतान, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। बिंबिसार हो रहा था, तो उसकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उसका कारण था कि चाणक्य इनको स्वीट पॉइजन देता था हल्का क्वांटिटी में, कि बन जाए पुरुष, ताकि कन्याएं इसको प्रभावित ना कर। तो अभी तक तो जिंदा ही था ये, इसको मरने के लिए थोड़ी था, अनुपात होता है जहर देने का, तो वो आदमी के इम्यूनिटी सिस्टम में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इससे क्या हुआ कि इनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और फिर इसने पुरोहित के पद से बर्खास्त कर दिया चाणक्य को। चाणक्य जाकर के अपना अलग आश्रम में रहने लगे थे। और फिर इनके राज्य में पड़ा सूखा। जब इनके राज्य में सूखा पड़ा तो वहां पर आए, एक उधर से गुजर रहे थे बौद्ध जैन मॉन्क, भद्रबाहु।
जो कि दिगंबर सेक्ट के संस्थापक थे। इसके बारे में हम लोग पिछली क्लासेस में अध्ययन कर चुके हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द श्वेतांबर एंड दिगंबर एंड, है ना, जैन काउंसिल। तो भद्रबाहु ने कुछ अपना तंत्र मंत्र किया जिससे कि बारिश हो गई, है ना। जैन तंत्र आगम तंत्रों को ये जानता था, है ना, काफी शक्ति वाले चीजें करता था, एक्टिविटी, है ना। तो ये जो है प्रभावित हुए, उसको अपना गुरु बना लिए। इनके साथ चले गए श्रवण बेल गोला, कर्नाटक। ये भी पूछा गया है कहाँ मृत्यु हुई इनकी। श्रवण कर्नाटक में। यहाँ पर गए, संलेखना कर लिए। इसे श्वेतांबर में संथारा कहते हैं, यानी भूखे रह के मर जाना। 48 ईयर्स की एज में महान चंद्रगुप्त मौर्य फर्जी बाबा के चक्कर में आकर के फास्टिंग करके मर गया, है ना। गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए, समझे। नहीं कोई गुरु ऐसा तुम चक्कर पर के जाने चली गई। इनमें इस तरह के जो गुरु होते हैं उनमें, और ये जो बनाया था ब्लू व्हेल गेम, मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वो भी कहता है क्या करोगे जी करके यार, मर लो निकल लो, है ना। ये भी तो यही कहते हैं, संलेखना कर लो निकल लो। अब हम लोग देखते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य एंड आल्सो रिमेन ड्यूरिंग द होल मौर्य एरा। मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। ये कॉन्सेप्ट चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सब कुछ था, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब चीजें थी। अब इसके पहले जो रूलर थे उनके लिए प्रशासन की जो किताब थी मनुस्मृति चलती थी। The book of administration and human behavior and code and conducts, ethics and integrity, law, ये सब मनुस्मृति में था। और अर्थशास्त्र थोड़ा डिफरेंट थी, है ना, और इसके इथिक्स के कॉन्सेप्ट भी अलग ही थे। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी भी थी, पॉलिटी भी थी, ठीक है, सोसाइटी भी थी, ये सब चीजें थी। बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की किताब। अर्थशास्त्र से मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य क्योंकि बहुत कुटिल आदमी था ना ये। विष्णुगुप्त इनका असली नाम था।
विष्णुगुप्त। इसमें क्या था, मौर्य प्रशासन तंत्र में हम लोग देखते हैं क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, और राज्य के 8 प्रमुख तत्वों के बारे में भी इन्होंने बताया था। कौन किसका फ्रेंड होता है, कौन किसका दुश्मन होता है, वो कॉन्सेप्ट जो आज तक लागू होता है। जैसे इन्होंने दिया था इंटरनेशनल से संबंधित इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, किसके साथ क्या संबंध रखना चाहिए। परफेक्ट है। राज्य है इस तरह से अरेंज, इसी तरह का इधर भी होंगे, तो हमें जरूरत नहीं है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एफ, आई। यहाँ पर डी के साथ क्या संबंध रखने चाहिए, और वही संबंध डी के साथ भी वैसे ही रखने चाहिए। ये दोनों नाइबरिंग कंट्री हैं और ये कभी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते, चाहे जो हो जाए। इनके साथ बाई डायरेक्शनल ट्रेड रिलेशन रखना चाहिए। सॉरी, बाई डायरेक्शन नहीं, यूनिडायरेक्शन। मतलब कोशिश करना चाहिए कि अपना फायदा उठाओ, अपना सामान वहां बेचो, गुड एंड सर्विसेज लो, दो उनको अपना सामान बेचो, लेकिन उनका मत खरीदो, उनका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, जैसे चाइना हमारे साथ करता है ऐसा। ये पॉलिसी हमारे साथ लगाता है। इनके साथ में कल्चरल रिलेशन बना के रखना चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम बीच बीच में करते रहो, कुछ फेस्टिवल वगैरह बनाते रहो, जाते रहो उसमें। बाकी व्यापारिक संबंध इनसे जिससे कि इनका फायदा हो नहीं करना चाहिए, और हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और इसके शत्रुओं से हमेशा मित्रता बना के रखनी चाहिए। बी और डी के साथ सेम नियम लागू होगा। आई जो कि बफर स्टेट है। अब आई के संबंध डिपेंड करते हैं कौन, डी के साथ भी और ए के साथ भी।
खराब हो सकते हैं, किसी के साथ भी खराब हो सकते हैं, किसी के साथ खराब नहीं भी हो सकते हैं। हाँ? तो डी, आई को पकड़ लो पहले, ये तुम्हारी हेल्प करेगा डी के खिलाफ में। आई के साथ ऐसा संबंध रखो कि तुम्हारा भले थोड़ा मोड़ा नुकसान भी हो जाए, है ना, खर्चा हो जाए तुम्हारा, इसको सपोर्ट करो। ये छोटा राज्य है और डी से जुड़ा हुआ है, इसको सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर ये मिल गया तो इसका शत्रु अपने आप बनेगा, क्योंकि डी सोचेगा ना कि आई के साथ ऐसे संबंध है, इसके क्यों स्थापित। जैसे है, ठीक है। ई के साथ बाई डायरेक्शनल ट्रेड रिलेशन, डिफेंस ट्रीटी, ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा मित्र होगा। पार्थिया, है ना, ईरान, और उधर रसिया, है ना, चाइना हमारा पड़ोसी दुश्मन, और उधर रसिया हमारा दोस्त। इसके साथ हर तरह के संबंध स्थापित करके रखना चाहिए, क्योंकि ये डी का शत्रु है, इस कारण इससे इस प्रकार के संबंध रखने चाहिए। उधर सी, इससे बहुत ज्यादा इसके यहाँ आना जाना नहीं रखना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहिए, सीक्रेट ट्रेड करते रहो, ज्यादा ऑफिशियली इन्वॉल्व होकर के काम मत करो, पर्सनली इन्वॉल्व होकर के काम मत करो, ठीक है। बस ज्यादा आना जाना मत करना, नहीं तो फिर ये बी तुम्हारा जो दोस्त है, क्योंकि ये सी उसका शत्रु है ना, तो बी के साथ तुम्हारे संबंध गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। तो यही सब कॉन्सेप्ट, यही सब दिया है इन्होंने, क्या इस इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। राष्ट्र नीति, इसके बाद इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है, राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसी राज्य में क्या क्या आवश्यक होता है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा उनको भी ये पढ़ने को मिलेगा। क्या क्या, एक तो होता है, पहले तो जगह होनी चाहिए, राज्य, बिना राज्य के कौन सा राजा, यानी जगह, एरिया होना चाहिए। लोक, यानी जन, जनता भी होनी चाहिए, किसके ऊपर शासन करो, टैक्स कौन देगा तुमको, काहे के राजा। अकेले मरुथल में जाकर कह दो कि आई एम द एम्परर ऑफ दिस लैंड, जैसे एक लोग गए नहीं थे वहां सीरियस बताए थे, मध्य प्रदेश के थे कोई, मरुथल में नो मेंस लैंड में जाकर के वहां डिक्लेयर कर दिए अपने आप को एम्परर, राष्ट्रपति, अपने पापा को बना दिए प्रधानमंत्री, अपनी मम्मी बना दी गृह मंत्री, अपने दोस्तों को वहां की नागरिकता देने लगे, नहीं पागल आदमी। तो मरुस्थल में निर्जन क्षेत्र में जाकर के, अरे जब पहुंच जाओ तुम अंटार्कटिका चले जाओ, अंटार्कटिका चले जाओ, कह दो आई एम द एम्परर ऑफ अंटार्कटिका, कहो क्या करना है। जनता भी होनी चाहिए, कि बड़ा सा एरिया होने से तुम राजा नहीं बन जाओगे, है? अब राजा भी होना चाहिए, प्रशासक बहुत आवश्यक, ठीक है। मंत्री भी होने चाहिए भाई, बिना मंत्रियों के कुछ नहीं हो सकता। मंत्री में महामंत्री, सेनापति, अलग अलग विभाग के मंत्री, है ना, यानी मंत्री परिषद,
ही होना चाहिए। पैसा चाहिए शासन चलाने के लिए, राजकोष। और क्या चाहिए होता है? दुर्ग, सेना, सेना भी चाहिए। संविधान। दुर्ग नहीं, उन्होंने संविधान की बात नहीं। मित्र राष्ट्र। दुर्ग क्या सर? दुर्ग मतलब एक किला बंद व्यवस्था, सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। फोर्टिफाइड एरिया। फोर्टिफाइड एरिया बहुत आवश्यक है। और मित्र राष्ट्र, सेना नहीं चाहिए होगी, सेना सर। ये 7 थे, बाद में सप्तांग से अष्टांग हो गया। तो ये इनका चाणक्य का कॉन्सेप्ट था एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए। अब हम लोग आते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट्स देखते हैं, घटक, और किस तरह का इनका सिस्टम था। पहली चीज तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज द हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पहली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। While the Guptan administration was the highly decentralized, just opposite of the Mauryan administration, but the Mauryan administration was the highly centralized administration. Union government very strong center, मतलब कि अत्यधिक केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी मौर्य शासन प्रणाली। पहला फीचर इसका था इंपॉर्टेंट, अत्यधिक केंद्रीकृत। All the authorities and power lies within the king. All the revenue goes to the directly सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में गया, वहां से डेवलपमेंट स्कीम आई, गवर्नर के पास गया पैसा कि हाँ इसको खर्चा करो, एडमिनिस्ट्रेशन करो। लेकिन पैसा सीधे जाएगा केंद्र सरकार के पास, सारे निर्णय लिए जाएंगे राजा के द्वारा, और ये सबके बस की बात नहीं होती इस तरह का सेंटर चलाया जाए। इस तरह से केंद्र की शासन प्रणाली को राजा को बहुत कठोर होना पड़ता है उसके लिए, नहीं तो सब बिखर जाते हैं फिर, है ना। सारी शक्तियां राजा में निहित थी। इसने अपने किंगडम को इस तरह से सेंट्रलाइज किया हुआ था। सेंट्रल पार्ट 5 भाग में, इसने 5 भाग में बांट दिया था, और पांचों भाग सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, रूल होते थे और रेवेन्यू देते थे। मगध सेंट्रल प्रोविंस, केंद्रीय प्रांत, यानी सेंट्रल प्रोविंस कैपिटल जहां पर थी। हाँ ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो था उसे कहते थे उत्तर पथा। उत्तर पथा ये नॉर्दर्न प्रोविंस, कैपिटल तक्षशिला। फिर सदर्न प्रोविंस दक्षिणी पथा,
सुवर्णगिरी कैपिटल, इसकी तो पाटलिपुत्र थी मगध की। प्राच्यपथा ईस्टर्न प्रोविंस, इसकी राजधानी थी तोसली या कलिंग यानी उड़ीसा। वेस्टर्न प्रोविंस जिसको कहते थे अवंती पथा, अवंती पथा यानी पश्चिमी प्रांत, वेस्टर्न प्रोविंस। इसकी कैपिटल थी उज्जैन। इन सब जगहों पर उसने अपने गवर्नर बैठा रखे थे, लेकिन गवर्नर वही करते थे जो कहे। सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार की। अब देखते हैं कि इनका मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद, और उसमें कौन कौन से मंत्री थे। प्री में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होता, ये सब चीजें थी। ग्रामिका ये सब बढ़िया सिस्टम बनाया था इन्होंने। स्टैंडिंग परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी इनकी। और एग्रीकल्चर वाला सिस्टम था, सीताध्यक्ष उसके लिए कृषि कर कलेक्टर अपॉइंट किया गया था। तो अब ये मंत्री परिषद है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्री परिषद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अकेले खुद कभी कुछ नहीं कर सकता आदमी। हम बस अकेले प्रशासन किए पड़ा है, सारा कुछ नहीं किया जा सकता है। टीम वर्क होता है, टीम वर्क, तब जाकर के सभी सफल होते हैं। अकेला चना कभी पहाड़ नहीं तोड़ सकता, पहाड़ नहीं खोल सकता। ठीक है, ये किंग का सहयोग करते थे प्रशासन में, और अलग अलग विभाग के अलग अलग नियुक्त किए गए थे, जो आज भी है, आज भी है। अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री यहाँ पर आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष कहते हैं, जैसे कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। अगला है अकालपाध्यक्ष। अकालपाध्यक्ष ये होते थे सीए, अकाउंटेंट जनरल। अकालपाध्यक्ष अकाउंटेंट जनरल। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिलान करो या कौन था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, रटना पड़ेगा, ये हिस्ट्री है। दूसरा कोष्ठगार,
कोस्ट गार्ड, ये ट्रेजरी सुपरिंटेंडेंट थे। ट्रेजरी सुपरिंटेंडेंट, ट्रेजरी मतलब कौन सा होता है? खजाना पति, है ना, खजांची। रेवेन्यू कलेक्टर। नहीं, रिवेन्यू कलेक्टर नहीं, कलेक्ट करके जहां आया रखा है उसका लेखा भाई। वित्त मंत्री। हाँ, वित्त मंत्री ट्रेजरी, बोल सकते हैं सर इसको। फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक तरह से खजाने संरक्षण था। खजाने क्या मतलब कि जहां पर पैसा रिवेन्यू आया जा रहा है, कैसे क्या है ना, उसको कंट्रोल करता था, देखता था कितना पैसा इस चांदी का सिक्का, कितना सोने का सिक्का, कहाँ कितना ट्रांसफर किया, ये सब चीजें। अगला था आकाराध्यक्ष। ये थे उत्खनन मंत्री, एक तरह से माइनिंग वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसके हेड, उत्खनन। खान वान जो होती, खान, खुदाई में कहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, क्या निकला। अगला था सुवर्णाध्यक्ष। कितना सोना है पर्टिकुलर उसको देखते थे, गोल्ड सुपरिंटेंडेंट। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यही चीज लिख दे रहा हूँ, सहायक विभाग के लिख दे रहा हूँ, समय खराब हो रहा है। पांड्याध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष ये थे ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य एवं व्यापार विभाग, पांड्याध्यक्ष। अगला था कूपयाध्यक्ष। ये वन अधिकारी थे, वन अधिकारी, हुआ नहीं, वन अधिकारी, कूपयाध्यक्ष। लवराध्यक्ष, नमक विभाग, यानी साल्ट पर टैक्स लगा हुआ था मौर्य काल में। छापे खाने के भी तो थे सर। जी ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। आयुधगाराध्यक्ष, नाम से ही पता चलता है, शस्त्रागार प्रमुख, जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं। आयुधगाराध्यक्ष, शस्त्रागार प्रमुख। अगला है तुलमान पांत्वाध्यक्ष। ठीक है, मापतौल अधिकारी। ठीक है, तुला मतलब तराजू, है ना। और इसमें भी था, क्या कहते हैं, पौटवाध्यक्ष। एक और होता था छोटा अधिकारी, पौटवाध्यक्ष। तुलमान पांत्वाध्यक्ष। अगला सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष ये कपड़ा मंत्री, कपड़ा एवं बुनकर विभाग। सूत्र मतलब धागा। सीताध्यक्ष,
कृषि कर अधिकारी, एग्रीकल्चर विभाग, सुराध्यक्ष, दारू विभाग, एक्साइज, है ना, मदिरा विभाग, नवाध्यक्ष, नौसेना, नेवी, शिपिंग एंड मैरीटाइम, ठीक है, जहाज रानी, नेवी नहीं कह सकते हैं, है ना, महासागरीय व्यापार एवं जहाज रानी विभाग, शिपिंग एंड मरीन या मैरीटाइम डिपार्टमेंट, मुद्रा अध्यक्ष, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज का विभाग, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाह, सब रट के रहना, कल सुनूंगा। अगला लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मिंटिंग डिपार्टमेंट, सिक्का ढलाई विभाग, सिक्का ढलाई विभाग, समष्ठाध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग के प्रमुख, ट्रेड रूट के प्रमुख, ये थे भाई। गूढ़ पुरुष, जासूसी विभाग, स्पाई डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस है इनकी, हरा, है ना। ये क्या कहते हैं, दो प्रकार के होते थे और दोनों आपस में कनेक्टेड होते थे, जो स्पाई है, ठीक है। संचारी और संस्थान, यानी स्टेशनरी एंड वॉन्डरिंग। इसमें क्या होता था कि जो स्टेशनरी होते थे, ये किसी राज्य में वहां पर सेवक सेविका बने हुए हैं, वहां पर हलवाई बने हुए हैं, व्यापारी बने हुए हैं, फिलासफर बने हुए हैं, किसी न किसी रूप में वहां जाकर के रुके हुए, ठीक है। और संचारी वाले ये किसी न किसी दूसरे रूप बना करके जाते हैं और इनसे पर्ची से इंफॉर्मेशन लेकर के फिर राजा के पास आकर के बताते हैं, घुमंतु हैं, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। कहीं मेला में भीड़ में दोनों आपस में आकर टकराएंगे, पर्ची दे देते हैं, चुप्पे से बात हो जाती है, फिर आकर के बता देते हैं, है ना, राजा को। तो ये विचरण करते रहते हैं हियर एंड जगह जगह दूसरी जगह, लेकिन ये किंगडम में रहते हैं। खुद चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर भेजा था, जासूस बना करके, ये भी पूछा गया है। बंगाल, ठीक है, ताम्रलिप्ति, जहां डायमंड हार्बर, तो ये ताम्रलिप्ति में जाकर के जासूसी कर रहा था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त ने भेजा था, जाओ तुम वहां पर, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, तो हमको सारी इंफॉर्मेशन बताते रहना बंगालियों की। ममता बनर्जी क्या कर रही, क्या नहीं, पड़ोसी मुल्क है ना, तो निगाह रखना चाहिए मगध का, ठीक है। विष कन्या भी जासूसी के उद्देश्य से प्रयोग की जाती थी, जो कि संस्थान होती थी।
छुपे रूप से राज में रहती थी, मौका पाया तो बाट लगा दिया किसी को। जैसे वहां पर मदिरा सर्व करना राजाओं को, ये सब चीजें करने की नौकरी करती रहती थी लोग। और इसके साथ ही हम लोगों ने, अच्छा कास्ट सिस्टम था कि नहीं? हाँ, जाति प्रथा इस समय थी, चरम पर थी, अच्छी थी, ठीक है। दास दासी ये सब चीजें थी, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोगों ने, अच्छा सेंसस भी होता था, जनगणना भी होती थी, ठीक, जनगणना भी होती थी। बाकी चीजें कल देखेंगे। आज हम लोगों ने पूरा सिस्टम इनका पढ़ डाला। कल हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार और मौर्य, अशोक, बिंबिसार और अशोक को कल देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बताओ। सर ये व्यापारिक मार्ग जहाँ लिखा है, क्या लिखा है इसके नीचे? हमको नहीं कहाँ लिखे हैं। गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष रहस्यमयी लिखा है। आदमी। और उसके दो प्रकार है, संचारी और संस्थान। सर पत्राध्यक्ष को क्या बोलेंगे सर? पोस्टल ये डिपार्टमेंट। पोस्टल है, पोस्टल डिपार्टमेंट। ये पत्तनाध्यक्ष है, ये बंदरगाह है। पोर्ट डिपार्टमेंट, पोर्ट। पोर्ट। चलो कल मिलते हैं, तो फिर कल आगे बिंबिसार और वो सब पढ़ेंगे, और इनका बाकी लाइफ कैसी थी, इकॉनमी कैसे था, कुछ चीजें इनको सबको देख लेंगे। सर 1 मिनट सिर्फ लेंगे सर आपका। बताइए बताइए। हेलो जी। ये जो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत बताया था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें है। जैसे आपने राज्य, जन और राजा बताया, तो जो उसमें लिखा हुआ था बुक में, उसमें राज्य और राजा को एक में ही माना गया है, या कहीं कहीं पर जन और राज्य को एक में माना। वहां पर दिया है राजा, अमात्य, अमात्य यानी कि मंत्री परिषद, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, और शत्रु को 8वां जोड़ा गया है। नहीं, शत्रु राज्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। 8वां उन्होंने बताया सर, जो 7 अंक हैं, इन 7 अंकों में जो 8वां अंक है वो शत्रु बताया है। यहाँ पर अगर एक चीज देखा जाए कि राज्य के अनिवार्य अंग क्या है, तो क्या राज्य का अनिवार्य अंग शत्रु है? क्या शत्रु होना बहुत नितांत आवश्यक है? बिना शत्रु के हम राज्य नहीं है। शत्रु तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा राज्य में, किंगडम में। तो ये अत्यावश्यक घटक नहीं है किसी किंगडम का, देखा जाए तो। बाकी इसमें कंफ्यूजन रही है लोगों को हमेशा। कभी कहते हैं कि राजा राज्य का ही भाग है, कैसे हो सकता है? किंगडम है, कोई तो नहीं राजा हो ही, है ना। जनता और राजा एक ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है जो इन पर रूल कर रहा है, या फिर चुना भी नहीं गया है, डायरेक्ट मोनार्की है, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन रूलर तो है, वो अलग होता है। इसीलिए सर उन्होंने 7 बताए, 7 अनिवार्य अंग हैं, और जो शत्रु है, तो जब राजा होगा तो कोई ना कोई अच्छा, उस इसको राज्य देख का लेते शत्रु हैं, होगा। देख जी। लेते हैं कि इसका सप्तांग सिद्धांत में क्या है ना। जी जी सर जी। 7वां क्या है? जी 7वां मतलब 7 तो ही, 8वां क्या है देख लेते हाँ, हैं। 8 शत्रु है कि नहीं 8वां है? जी। मतलब शत्रु है मित्र कि और नहीं देख। सेना ये उसमें थे पहले से ही साथ में। मतलब उन्होंने जो एक्सप्लेन हाँ, किया है उसमें, जैसे राजा है, राजा का मंत्री है, जनपद है, दुर्ग है, राजकोष है, बल मतलब सेना, और मित्र, ये 7 अनिवार्य अंग बताएं। 8वां शत्रु है। और ये 7 ये हो गए। 8वां ये उन्होंने बताया कि क्योंकि एक राज्य में जो राजा शासन करता है तो उसके शत्रु भी उत्पन्न होते हैं, और उन शत्रुओं से भी बचने के उसको उपाय करने होते हैं। इसलिए शत्रु को भी एक शासन का अप्रत्यक्ष रूप से अंग मान लेते हैं, क्योंकि शत्रु अच्छा से अच्छा। बचाव के लिए राजा जो है कुछ ना कुछ उचित उपाय भी करता है, और वो जो उपाय होते हैं वो कहीं ना कहीं
उसको अपने मंत्रिपरिषद से संबंधित बदलाव में, जनपद से संबंधित बदलाव में, अपने दुर्ग कोष, सेना बल, इन सबके संगठन में वो एक प्रेरणा का काम करता है। अवेयरनेस। हाँ, वो यानी प्रेरणा यानी देता है। उनको ध्यान में रखा जाए शत्रु को ना। हाँ होगा, जी जी, ये कॉन्सेप्ट होगा है उनका दिया हुआ। देख लेंगे, देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, अगर है तो अपडेट कर लीजिएगा, शत्रु का 8वां तत्व कर लीजिएगा, शत्रु कर लीजिएगा। ठीक, जी और और किसी सर, कोई डाउट? हाँ, एक थोड़ा लीड से हटके क्वेश्चन है। जैसे अभी कई साथियों को ये भी कंफ्यूजन है, जैसे वो शाम का नहीं ले पा रहे हैं क्लास, तो उनको ये डर है कि शाम को रिपीट नहीं होंगे सब्जेक्ट। ये कई बार क्योंकि आप कह चुके हैं इस बात को, फिर भी इन लोगों के मन में शंका है। आप बता दीजिए, आप शंका निदान कर दीजिए लोगों का। नहीं, मैंने सर कर दिया है। तो जैसे अभी भी शायद जुड़े हुए होंगे या ना भी हों उनमें से कुछ लोग, तो उन लोगों के मन में ये शंका है। तो वो शंका मैं तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सर से एक बार हो जाए फाइनल। पहले ही तो सर कह चुके हैं, तो उसने बार बार क्या शंका करना, पहले सर इस बार हम एक ही बार बताएं, लिख और करके क्या? बताया हूँ, समझाया हूँ, पहले ही बता चुके हैं। किसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात? फिर भी सर कंफ्यूजन है ना इस तरह से लोगों में। फालतू कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। पहले से बता चुके हैं, जब दोनों बैच में पढ़ाया जाएगा, अपना एक सब्जेक्ट पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, रिवाइज करो। दोनों बैच अलग है। देखो, ये तब समझ में आएगा जब मैं दोनों बैच के लोगों को दोनों क्लासे रोक दूंगा, उसी दिन समझ में आ जाएगा क्या है काम से। ठीक है, हाँ, तुरंत समझने में देर नहीं लगेगी बात। जहां पर मॉर्निंग में केवल मॉर्निंग आएगा, इवनिंग में केवल इवनिंग आएगा, तब समझ में आएगा कि अच्छा दोनों बैच अलग हैं। अच्छा, दोनों बैच में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, मुझे उधर करने की जरूरत नहीं है, तब समझ में आएगी बात। ऐसे नहीं आती समझा। हाँ, तो ये यही है ना, इसी थोड़ा दिन ये लड़कपन, महंगा ये कांटा जो है, लगा देंगे, उसके बाद वही हो जाएगा, तब समझ में आ ये जाएगा। ये सर ढीलेपन हम का ये सर कह रहे थोड़ा हैं, सा सॉफ्ट कॉर्नर आपने हम रखा ये है, बता उसी की रहे वजह हैं, से दिक्कतें हैं सर। हम ये कह रहे हैं दोनों बैच अलग अलग हैं। जो मॉर्निंग में कर सकते हैं मॉर्निंग में करें, जो इवनिंग में कर सकते हैं इवनिंग में करें। ठीक है, जो दोनों में कर सकते हैं दोनों करें, उनका सब्जेक्ट जल्दी तैयार होगा। लेकिन जो एक बैच भी कर रहे हैं उनके भी सारे सब्जेक्ट तैयार होंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मॉर्निंग में चलेंगे, सारे सब्जेक्ट इवनिंग में भी चलेंगे। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि आप दोनों बैच ज्वाइन करो। लेकिन एक आपका कोर बैच जो है उसमें आपकी अटेंडेंस लगती है, निष्कासन होता है ज्यादा लंबी छुट्टी मारने पर बिना बताए, है ना। ये चीज है नियम। जैसे मान लो हिस्ट्री अभी खत्म हुई है, तो हिस्ट्री इवनिंग में भी क्या कहते चलेगी, खत्म होगी। इवनिंग में ज्योग्राफी चल रही है, तो यहाँ पर मॉर्निंग में भी आगे ज्योग्राफी चलेगी, खत्म होगी। धारा विषय चलेगा इधर और उधर भी, लेकिन पैरेलल ऐसा चलाएंगे विषय कि जो दोनों बैच कर रहे हैं उनका जल्दी, मतलब उनको दोनों क्लासेस मिलती रहे और आगे जाकर के खत्म हो। ठीक है, तो इसीलिए जो अब भाई इवनिंग में जिनको परेशान ऑफिस मत से करना निकलने में आपको। देर होती है, कई सारे लोग, हाँ, कई लोग जो है जो देर आती, इसीलिए हमने लगभग 6:30 बजे करीब शुरू कर रहा हूँ क्लास। क्योंकि इवनिंग में जो करते थे, इवनिंग में क्लास करते 6 बजे उनकी क्लास खत्म, 6 बजे ऑफिस खत्म होता है, 10-15 मिनट उनको 20 मिनट लग ही जाता है घर पहुँचने में। इसलिए 6:20 6:15 ऐसे क्लास शुरू करेंगे आप लोग, ताकि समय से आ जाए। ठीक है, लेकिन जो मॉर्निंग में क्लास कर रहे हैं रेगुलरली और इवनिंग में उनको दिक्कत हो पा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मत करेंगे, है ना। जो आसानी से दोनों बैच ले सकते हो लें, बाकी नहीं तो फिर एक बैच ले। दूसरे बैच के लिए बिल्कुल फोर्स होने की जरूरत नहीं उनको कि सर मैं मॉर्निंग तो ले पा रहा हूँ, इवनिंग में मुझे लेट हो जा रहा है। लेट हो जा रहा है तो मत करो क्लास, ठीक है, एक बैच करो शांति से। ठीक है, एक एक व्यक्ति के लिए कभी कोई समय निर्धारण करेंगे तो कभी हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जी सर, कोचिंग थोड़ा के बहुत टाइम तो से सेक्रीफाइस ही, करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोचिंग का टाइम जो होता है, कोचिंग का टाइम होता है। तुम्हारा क्या दिक्कत है, तुम्हारा पर्सनल इशू है, तो कोचिंग अपना टाइम एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए चेंज नहीं कर देगी। हालांकि एक बैच आपको मिल ही रहा है, आप उसमें पढ़ो, दूसरे में फिर
परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आओ तो ले लो क्लास, नहीं तो मैं लो। अगर इवनिंग ही आपका कोर बैच है और उसमें ज़्यादा लोगों को दिक्कत है तो मैं खुद ही मैनेज करता हूँ हर चीज़। कितनी बार मैंने शिफ्टिंग करी, कितना बार सब कुछ किया, अब ये फाइनल है। अब इसमें कुछ 5-10-15 मिनट के इधर उधर हो सकता है, वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बार बार कोई संशोधन, कोई विनियम विधेयक कोई पास नहीं होगा, जो ऐसे ऐसे चलेगा, साल भर पूरा ऐसे चलेगा, फिर देखा जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। हाँ ठीक है। 368 नहीं लगना है। कोई बहुमत नहीं है, सब खत्म। अब यहाँ पर सिर्फ चलेगा प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। बहुमत में होता क्या है, बहुमत में जब व्यक्ति अपने ही बारे में सोच करके मत देता है तो जितने भी वो बहुमत नहीं रह जाता है, वो बहुमत हो जाता है। सबके अलग अलग मत रहते हैं, है ना जी। और वहां पर फिर एक आदमी के साथ सेट करोगे, दूसरे की दिक्कत तो हमको तो ये नहीं हो पाता, हमको तो नहीं पाता सर, हमारा तो ये शेड्यूल है। अब ये सब कुछ नहीं, अपने शेड्यूल हमारे हिसाब से सेट करोगे, करना है तो करोगे, नहीं तो नहीं करना ना करोगे, सीधी बात है। एक एक व्यक्ति के हिसाब से हमने तुम लोगों से सबसे बात करके, चीज करके, समझा करके ही इसको निर्णय लिया है, डिसाइड किया है। फिर देखा कुछ लोगों को दिक्कत हो रही तो मैंने दोनों टाइम क्लास चलाना शुरू कर दिया। मैं बहुत सेक्रीफाइस बहुत करता हूँ जितना कर पाता हूँ। अब फिर हर चौथे दिन तुम लोगों को इशू बनेगा तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक, अपना इशू देखो, झेलो, है कि नहीं। सर दोनों चॉइसेस है ना आपका, जिसको शाम को टाइम दोनों चॉइसेस दे दिए हैं आपके पास, आपके लिए हमने सब कुछ कर रखा है। लेकिन आपके छोटे मोटे इशू हैं, थोड़ा आपको भी मैनेज करिए, है कि नहीं। दोनों बैच आप करो, बिल्कुल छूट दे रखा हूँ, हमेशा दे रखा हूँ। जो बच्चे आसानी से दोनों बैच कर सकते हैं वो क्लास करें, दोनों करें। लेकिन एक बैच में आसानी से क्लास कर पा रहे हैं, दूसरे बैच में नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दूसरे बैच के लिए वो फोर्स ना करें कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10-15 मिनट में वेट करके ही क्लास शुरू करूंगा, ये बता दे रहा। कल भी वेट किया था, सब लोग आ गए थे, तब हमने शुरू किया था। हम अपनी तरफ से सबका देखते रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को भी एक थोड़ा सा सिंसियरिटी इस चीज में लानी चाहिए। हर चौथे दिन एक्सक्यूज नहीं है, हर चौथे दिन चीजें जब शिफ्ट होती हैं तो दिक्कतें होती है ही नहीं। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, जो अभी जो नियम चल रहा है, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, बट लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि वो जो सामने जो बैच चल रहा है फिर वो सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा मॉर्निंग में। ऐसे नहीं होगा, सब रिपीट होगा, सब रिपीट होगा। दोनों बैच में दोनों विषय रिपीट होगा। फिर से बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में रहेगा, सुन लेना, लेकिन इसको अपलोड मत करना। सर उसमें ऐसा ना, जैसे आपके सामने तो वो नहीं कह पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास या अभिषेक जी के पास या और भी हैं उन लोगों के पास। तुम लोग जो है अभिषेक, तुम किस काम के एडमिन हो, तुम समझा नहीं पाते कोई चीज? अरे समझा दिया सर, समझा दिया हमने तो वही बात ना, समझा दिया हमने। और इसी वजह से वो दोनों बैचों का मजा ले रहे हैं। सीधे हम बैच में आज उसमें ही डाल देंगे आज हम, है ना। नहीं, मैं तो खुशी की बात है, हम ये कह रहे हैं जो दोनों बैच कर ले रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चाहता हूँ करूँ। ठीक है, दोनों बैच जो कर ले रहे हैं, अगर वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनका विषय जल्दी कंप्लीट तो हो जाएगा, अब आगे जब चलेगा तो रिवीजन हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं तुम एक ही बैच करो। अगर आसानी से आप दोनों बैच कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, करो। मैं बैठ करके खून जला रहा हूँ, कम से कम कोई पढ़ने वाला तो होना चाहिए वहां, है कि नहीं। तो दोनों बैच जो कर रहे हैं करते रहो। अटेंडेंस आपकी एक बैच में लगेगी, है ना। तो तुम लोग भड़काने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग आगे चलेगा तुम मत करो क्लास। जिसको करना है करो, जो दोनों कर सकता है उसको आने दो भाई, है कि नहीं। उसमें सर मैं नाम नहीं लूंगा, अब 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि वो दोनों इसलिए कर रहे हैं कि सर जो है रिपीट नहीं करेंगे, ये है वो है। मतलब 3-4 दिन से इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सर ये र्यूमर क्रिएट कौन कर रहा है सर? जब आप पहले ही क्लियर कर दिए तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं बनता फिर। हम तो 2-4 बार समझा चुके हैं, कितना मैं सर को एडमिन संपर्क करिए, कोई चीज पूछा है अपने एडमिन संपर्क करो। हमको पिंच इसमें करने की जरूरत नहीं, हमारे इतना समय नहीं रहता है। आज हम डाल देंगे ग्रुप में, आपको सब कुछ नहीं बोलेगा, खत्म सब मामला। चलो ठीक है, ये सब यार एडमिन देखो यार, ये सब बातें हमारी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। अपना वही समाप्त कर दिया करो ये सब बातें, चिटिर पिटिर बातें फालतू वाली। इतनी देर में मैं 2-4 टॉपिक पढ़ा डालता।
ठीक ठीक इतनी ठीक देर में नहीं, तो मैं खत्म कर डालता अभी और कुछ टॉपिक पढ़ा डालता, प्रबंध करने में तो अब मैं नहीं गड़ामार आएगी, लगा। कोई समस्या नहीं आएगी आपके पास। सूर्यवंश पहले में हम देखो टॉपिक धर्मेंद्र सबको बैटिंग करके रखता है, सब बताता रहता है, कोई नहीं पूछता कुछ। और सर ऐसा ना सत्ता चेंज हो गई सूर्यवंश और चंद्रवंश की। चंद्रवंश सुबह हो गया और सूर्यवंश शाम को हो गया। दोनों का कैपिटल चेंज हो गया है सर। हाँ सही बात। कैपिटल नहीं, पूरा ये सब चेंज हो गया, इंतजाम चेंज हो गया। डायनेस्टी बदल जाएगी अब। जी ठीक है, इंटरेस्टिंग ओके भाई, आप ठीक है लोगों के दिन शुभ हो, जाइए अपने अपने कार्य क्षेत्र में, किला पता करके आइए, शाम को फिर मिलते हैं, ठीक है। गुड डे। Have a नमस्ते